हे गाइस, मैं डॉक्टर शरण और आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है नीट बडी, जहां पे मैं आपकी नीट की प्रिपरेशन में मदद कर रहा हूं बाय प्रोवाइडिंग यू विद कंसेप्चुअल वीडियोस, चैप्टर वाइज लेक्चर वीडियोस, हैंड रिटन नोट्स, कम्युनिटी पोस्ट्स एंड एमसीक्यूज इन कम्युनिटी पोस्ट्स। बट स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे आप लोग की 8 के लिए हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ऑफ चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस। अब नीट एग्जाम के लिए कॉन्सेप्ट्स डेवलप करना ज़रूरी है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको समझना और याद रखना भी ज़रूरी है, लेकिन जब तक आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक आप नीट एग्जाम में अर्ली रिकॉल एंड फास्ट आंसरिंग नहीं कर पाएंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे एवरी ऑल्टरनेट डे मैं आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज प्रोवाइड करूंगा। दीज एमसीक्यूज विल हेल्प यू टू डेवलप कॉन्फिडेंस एज वेल एज रिवाइज द चैप्टर्स एज वी गो फॉरवर्ड। क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी का सबसे ज्यादा वेटेज होता है, हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से स्टार्ट करने वाले हैं, और उसके बाद एक बार हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरा कवर कर ले तो मूविंग फॉरवर्ड हम बाकी यूनिट के चैप्टर्स भी कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद एमसीक्यूज ऑफ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। Gills are not a respiratory organ in mollusks, fish, reptiles, aquatic arthropods. इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑर्गेनिज्म गिल्स एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन यूज नहीं करता? सो रेप्टाइल्स दे डू नॉट रेस्पायर थ्रू गिल्स। उसके अलावा मोलस्क, फिश एंड एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, ऑल थ्री ऑर्गेनिज्म दे रेस्पायर थ्रू गिल्स। ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई एट द लेवल ऑफ। अब एनसीईआरटी में ये मेंशन्ड है कि ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू लेफ्ट एंड द राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, और प्राइमरी ब्रोंकाई से फिर वो सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्शियरी ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बनाता है। ये डिवीजन है ब्रोंकाई का। सो ये जो डिवीजन हो रहा है वो कौन से लेवल पे होता है? T5, T4, T6 और T3। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दिस डिवीजन हैपेंस एट द लेवल ऑफ T5। Which of the following is not supported by cartilaginous rings? Primary bronchi, secondary bronchi, initial bronchioles or terminal bronchioles not supported by cartilaginous rings. The correct answer is option D, terminal bronchioles. They are not supported by cartilaginous ring. उसके अलावा primary bronchi, secondary bronchi, initial bronchioles, they are supported by cartilaginous rings. Conducting part constitutes external nostril up to terminal bronchiole, external nostril up to initial bronchioles, external nostril up to tertiary bronchioles, external nostril up to alveoli. Conducting part consists of, so the correct answer is option A, external nostril till terminal bronchioles is the conducting part, and uske aage our alveoli is the respiratory part. Which of the following is incorrect about the wall of the thoracic chamber? Dorsally by sternum, ventrally by sternum, laterally by ribs, lower side by diaphragm. So thoracic chamber के बारे में which of the following is incorrect? So the correct answer is option A, dorsally by sternum. So देखो ventrally it is sternum, ventral मतलब सामने की तरफ, dorsal मतलब पीछे की तरफ. So dorsally it is formed by thoracic vertebrae. Ventrally it is sternum, laterally it is ribs, and on lower side it is the diaphragm. So dorsally by sternum, that is an incorrect statement. The correct value of tidal volume in ml per minute is 6000 to 8000, 8000 to 10,000, 500 to 600, 5000 to 6000. We are talking about ml per minute. इसमें हमेशा यूनिट आपको याद रखना है, वो पूछ क्या रहा है, ml per minute पूछ रहा है या पर ब्रेथ पूछ रहा है, ठीक है? So the correct answer is option A, 6000 to 8000 ml per minute. अगर सिंगल ब्रेथ पूछा होता it would have been 500 ml. Tidal volume is 500 ml of air in one breath, but because humans breathe from 12 to 16 times per minute, the answer is option A, 6000 to 8000 ml per minute. Contraction of which of the following muscle results in expiration? Diaphragm, external intercostal muscle, internal intercostal muscle, none of these. Contraction of which of the following muscles? कौन से मसल से contraction की वजह से expiration होता है? So the correct answer is option D, none of these. Expiration is a passive process, मतलब inspiration में मसल का contraction होता है, जिसकी वजह से एयर अंदर आएगा. expiration में मसल बस relax हो रहा है. अगर मसल सिर्फ relax हो रहा है तो कोई भी active involvement वहाँ पे नहीं है. So that is why expiration is a passive process and there is no contraction involved. It is just the relaxation of the muscle happening. Which of the following is the accessory muscle of respiration? Diaphragm, sternocleidomastoid, external intercostal muscle, internal intercostal muscle. Accessory muscle of respiration. Accessory muscle मतलब नॉर्मली रेस्पिरेशन में ये मसल इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जब आपको एक्सेस ऑफ एयर ब्रीथ करना है ओवर द टाइडल वॉल्यूम, या फिर एक्सेस ऑफ एयर एक्सहेल करना है ओवर योर टाइडल वॉल्यूम, तब ये आपका एक्सेसरी मसल ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व होगा. So the correct answer is option B. Sternocleidomastoid is not involved in normal respiration. It is an accessory muscle of respiration. PO2 in oxygenated blood is
PO2, partial pressure of oxygen in oxygenated blood is 95 millimeter of mercury, 40 millimeter of mercury, 45 millimeter of mercury या 104 millimeter of mercury. Oxygenated blood. The correct answer is option A. In oxygenated blood, partial pressure of oxygen is 95 millimeter of mercury. Major cause of emphysema is smoked food, coal dust, cigarette smoke, alcohol. What is the major cause of emphysema? Diseases of respiratory system, NCERT में mentioned है. Emphysema, the most common risk factor is cigarette smoking. The correct answer is option C, cigarette smoke. The epithelial tissue present in the inner surface of bronchiole and fallopian tube is glandular, ciliated, squamous, cuboidal. Which type of epithelial tissue is present on the inner surface of bronchiole and fallopian tube? The correct answer is option B. It is ciliated type of epithelium. Why is there ciliated epithelium? Ciliated epithelium इसलिए होता है ब्रोंक्यूल्स में बाहर से जो भी अनवांटेड फॉरेन सब्सटेंसेस आ रहा है विद एयर, तो उसको ट्रैप करके और बाहर की तरफ मूव आउट करने के लिए ciliated epithelium is present. In fallopian tube, for the movement of the ovum, ciliated epithelium is present. What is the another name of windpipe? Trachea, larynx, esophagus, lung. Another name of windpipe. So the correct answer is option A, trachea. Larynx is your sound box. Esophagus is your food pipe. So windpipe is trachea. Effect of cigarette smoking and radon in combination on lungs is fatal, synergistic, mutualistic, antagonistic. The correct answer is option B, synergistic. मतलब क्या है synergistic? Cigarette smoke भी harm करता है, radon भी lung को harm करता है. In combination, they will harm the lung even more. मतलब they have synergistic action. They are going to work together and harm the lung more. What is true about RBC in humans? They carry 20 to 25% of carbon dioxide. They transport 99.5% of oxygen. They transport 80% of oxygen only, and rest 20% is transported in its dissolved state in blood. They do not carry carbon dioxide at all. So the correct answer is option A. They carry about 20 to 25% of carbon dioxide. The hemoglobin in human fetus has higher affinity for oxygen than that of adult, has lower affinity of oxygen than that of adult. Its affinity to oxygen is same as that of adult. It has only 2 protein subunits instead of 4. Hemoglobin of human fetus. अब ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सोचना है इसको, ठीक है. So the correct answer is option A. Hemoglobin of fetus has higher affinity for oxygen than adult. तो कैसे लॉजिक लगाना है इसमें? हीमोग्लोबिन फीटस के पास भी है, हीमोग्लोबिन अडल्ट के पास भी. अडल्ट का मतलब हम मदर की हीमोग्लोबिन की बात करें. So अगर फीटस का हीमोग्लोबिन डज नॉट हैज हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, हायर एफिनिटी मतलब हायर एबिलिटी टू बाइंड टू ऑक्सीजन, है ना. अगर फीटस की हीमोग्लोबिन के पास हायर एफिनिटी नहीं है टू बाइंड विद ऑक्सीजन, देन जो अडल्ट मदर का हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन कभी छोड़ेगा ही नहीं. अब फीटस के पास रेस्पिरेटरी एक्सचेंज करने का कोई मीडियम नहीं है. द ओनली प्रोसेस, ओनली वे बाय विच इट कैन गेट ऑक्सीजन इज थ्रू द प्लेसेंटा. और प्लेसेंटा के थ्रू कौन देगा ऑक्सीजन? मैटरनल ब्लड देगा. सो अगर फीटस के हीमोग्लोबिन के पास हायर एफिनिटी है फॉर ऑक्सीजन दैन मैटरनल हीमोग्लोबिन या अडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन, तो ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन क्या करेगा? मदर का हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन छोड़ देगा और वो ऑक्सीजन जाके फीटस की हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगा थ्रू द प्लेसेंटा, ठीक है. सो हीमोग्लोबिन ऑफ फीटस ऑब्वियसली हैज टू हैज हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन दैट ऑफ अडल्ट, वरना उसे ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं. In cellular respiration, breakdown of glucose to carbon dioxide and water takes place in nucleus, mitochondria, cytoplasm, lysosome. Where does the breakdown of glucose occurs? It happens in mitochondria, the powerhouse of the cell. During inspiration, diaphragm becomes relaxed, constricted, expanded, or it remains intact during inspiration. So the correct answer is option B. Inspiration is what? It is an active process. जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था. Expiration is what? It is a passive process. Active process मतलब muscles को contract करना है. Diaphragm is one of the respiratory muscles. So during inspiration it will contract, during expiration it will relax. The control center for everyday respiration is forebrain, cerebellum, diencephalon or medulla. Where is the control center of respiration located? Control center of respiration is located in medulla. Hamburger phenomena is known as hydrogen shift mechanism, chloride shift mechanism, carbonic acid shift mechanism or sodium potassium pump. This is a small question out of NCERT. So Hamburger phenomena is your chloride shift mechanism. It comes into play in carbon dioxide transport. Chloride shift is essential for transport of carbon dioxide and oxygen, nitrogen, oxygen, carbon dioxide. So the correct answer is option D, carbon dioxide. तो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था हैम्बर्गर फिनोमेना क्या होता है. हैम्बर्गर फिनोमेना इज नथिंग बट द क्लोराइड शिफ्ट. अब एनसीईआरटी में
कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट एज बाइकार्बोनेट्स मेंशन्ड है। अब होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड दैट इज H2CO3। एनसीईआरटी में इतना मेंशन्ड है। और इसका एक स्टेप फर्दर भी होता है कि वो बाइकार्बोनेट आयन प्लस हाइड्रोजन आयन बनाता है, और ये बाइकार्बोनेट आयन जो है इसी फॉर्म में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है। इतना हमारा एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। लेकिन जब भी इस बाइकार्बोनेट आयन से आप कार्बन डाइऑक्साइड निकालने की कोशिश करोगे, एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है, क्योंकि बाइकार्बोनेट आयन क्या है, एक नेगेटिव आयन है। अगर बाइकार्बोनेट आयन को आप तोड़ना चाहते हो तो हमें उसको एक नेगेटिव आयन से रिप्लेस करना पड़ेगा, तभी तो हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव आयन का बैलेंस बना रहेगा और ब्लड का पीएच मेंटेन रहेगा। सो जो कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के अंदर घुसा और बाइकार्बोनेट आयन बनाया, इस बाइकार्बोनेट आयन को जब आप आरबीसी से बाहर निकालोगे तो उस बाइकार्बोनेट आयन को रिप्लेस करता है हमारा क्लोराइड आयन, और इसको हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। बाइकार्बोनेट में क्या चार्ज होता है, HCO3 नेगेटिव, क्लोराइड में क्या चार्ज होता है, Cl माइनस। तो चार्ज बैलेंस हो गया, बाइकार्बोनेट से हमने कार्बन डाइऑक्साइड भी निकाल लिया, और चार्ज बैलेंस रखने के लिए हमें क्लोराइड को अंदर शिफ्ट करना है। सो दैट इज क्लोराइड शिफ्ट, वन स्टेप अहेड फ्रॉम एनसीईआरटी, जस्ट इन केस अगर पूछ लिया एग्जाम में तो। Mammalian lungs have enormous number of minute alveoli. It is to allow more surface area for diffusion of gases, more source for increasing the volume of inspired air, more spongy texture for keeping the lung in proper shape, more nerve supply to keep the organ active when working. So mammalian lung has enormous number of alveoli. What is the reason? इतने सारे alveoli क्यों हैं? So the correct answer is option A. It is to increase the surface area for diffusion of the gases. Oxygen dissociation curve is sigmoid, slope, straight line, parabola. What is the shape of the oxygen dissociation curve? So oxygen dissociation curve is a sigmoid shaped curve. Hemoglobin has maximum affinity with carbon dioxide, carbon monoxide, oxygen or ammonia. Correct answer is option B. Hemoglobin has the maximum affinity for carbon monoxide. मतलब क्या है इसका, अगर किसी इंसान को ऐसी जगह रखोगे जहाँ पे ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, तो जितना भी एयर वो इनहेल करेगा, जितनी भी आरबीसीज आपकी एल्विलाई में जाएगी, वो एल्विलाई में जाके ऑक्सीजन को नहीं पकड़ेगी, इनफैक्ट वो कार्बन मोनोऑक्साइड को पकड़ेगी। That is what it means when we say hemoglobin has maximum affinity for carbon monoxide. और carbon monoxide poisoning में यही होता है। So whenever there is a flame, whenever there is a fire, big fire, तो लोगों को carbon monoxide poisoning होता है। क्यों? क्योंकि whenever there is fire, carbon monoxide is produced. अब जितना भी आप एयर इनहेल कर रहे हो, अगर उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़ा सा भी है, तो आरबीसी क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को पकड़ेगा और ऑक्सीजन को छोड़ देगा। सो कार्बन मोनोऑक्साइड को पकड़ते ही आपकी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाएगी। Identify the correct match. Glottis, opening into the trachea, Adam's apple, larynx, C-shaped cartilage, trachea, all of the above. So you have to identify the correct match. So the correct answer is option D. Glottis is the opening into trachea, Adam's apple represents your larynx, and trachea has C-shaped cartilage. All of these are correct answers. The rate of breathing is controlled by muscular functions of body, carbon dioxide, oxygen, stress. Rate of breathing is controlled by, the correct answer is option B. It is the carbon dioxide content in our body that is controlling the rate of breathing. So remember, breathing के rate में control हमें लगता क्या है कि हम ऑक्सीजन इनहेल करें तो ऑक्सीजन का ज़्यादा कंट्रोल होगा, लेकिन that is incorrect. कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ मोर कंट्रोल ओवर द रेट ऑफ ब्रीदिंग। अगर बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बिल्डअप होगा तो आपका रेट ऑफ ब्रीदिंग फास्टर हो जाएगा टू रिमूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ योर बॉडी। What will happen to oxygen dissociation curve if carbon dioxide concentration is increased in blood? So oxygen dissociation curve जो मैंने पढ़ाया था वीडियो में भी और जब हैंड रिटन नोट्स बनाया वहाँ पे मैंने बहुत प्यारे तरीके से टेबल बना रखा है कि कब शिफ्ट टू लेफ्ट होगा, कब शिफ्ट टू राइट होगा। So there will be no effect, oscillation will occur, shift to left will happen और shift to right will happen. Shift to left मतलब ऑक्सीजन सैचुरेशन हीमोग्लोबिन का इंक्रीज हो रहा है, शिफ्ट टू राइट मतलब ऑक्सीजन सैचुरेशन हीमोग्लोबिन का डिक्रीज हो रहा है। So what will happen to oxygen dissociation curve अगर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड concentration is increased? So the correct answer is option D. There will be a shift to right that will happen. Normal range of breathing per minute is 12 to 16, 5 to 10, 18 to 20, 20 to 24. Normal rate of breathing per minute. The correct answer is option E. It is 12 to 16. ये मैंने पहले भी बताया था जब आपको टाइडल वॉल्यूम पर मिनट की बात बताई थी, वहाँ पे क्या बताया था, टाइडल वॉल्यूम इन वन ब्रेथ इज 500 ml, पर मिनट इट विल बी 500 into 12, 500 into 16. तो क्या था आंसर, 6000 to 8000 ml. Partial pressure of carbon dioxide in alveoli is 40 mm of mercury, 45 mm of mercury,
95 मिलीमीटर मर्क्यूरी और 104 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अब देखो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का याद रखना बहुत सिंपल है, या तो वो 40 है या तो वो 45 है, इन दो के अलावा कोई दूसरा नंबर कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं आता। बस आपको याद ये रखना है कि डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ होगा। अब हम एल्वेलाई की बात करें, एल्वेलाई में क्या होना चाहिए कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वेलाई में शिफ्ट करना है ताकि एल्वेलाई से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाए। अब मैंने दो ही नंबर बताया, या तो 40 हो सकता है या 45 हो सकता है। अब डिफ्यूजन के लिए क्या होना चाहिए, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मतलब जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है उसका 45 होना चाहिए, एल्वेलाई का 40 होना चाहिए, तभी 45 से 40 की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 40 मिलीमीटर मर्क्यूरी इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वेलाई। ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन इज बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, हीमोसाइनिन और स्केटॉल। तो हीमोग्लोबिन को जब आप तोड़ते हो क्या बनता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बिलिरुबिन इज फॉर्म्ड। Bilirubin is a pigment in the bile. So bile pigment bilirubin is actually a breakdown product of hemoglobin. NCERT में ये भी मेंशन नहीं है, ये भी आउट ऑफ NCERT, लेकिन आप याद रखिएगा। Correct value of IRV is 2500 to 3000 ml, 1000 to 1100 ml, 3000 to 3500 ml और 1500 to 1600 ml. Correct value of IRV. So the correct answer is option A, 2500 ml to 3000 ml. NCERT में जितने भी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स दे रखे हैं, जितने भी रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज दे रखे हैं, ऑल आर इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद द फॉर्मूला। स्पेशली रेस्पिरेटरी कैपेसिटी का फॉर्मूला दे रखा है हर जगह कि कौन कौन से रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को ऐड करके आपको कौन सा रेस्पिरेटरी कैपेसिटी मिलेगा। टेबल फॉर्मेट में मैंने हैंड रिटन नोट्स में प्रोवाइड कर रखा है, जाके वो डाउनलोड कीजिए, वरना आप अपने हैंड रिटन नोट्स में टेबल बनाइए इसका कि कैसे कौन कौन सा वॉल्यूम का कौन कौन सा फॉर्मूला है, कौन कौन सा कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला है और क्या उसकी वैल्यू है। So those were the MCQs from the first chapter of human physiology, that is breathing and exchange of gases. We are going to continue the series every alternate day. आपको MCQs मिलते रहेंगे। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, पहले हम ह्यूमन फिजियोलॉजी कवर करेंगे, उसके बाद यूनिट्स के वेटेज वाइज किस यूनिट को ज़्यादा वेटेज दिया गया है पिछले नीट एग्जाम्स में, उन यूनिट्स को हम उसी सीक्वेंस में कवर करेंगे और हर एक चैप्टर से आपको मैं MCQs प्रोवाइड करूँगा प्रैक्टिस के लिए। So that would be all in this video, guys. All the best and keep working hard. Let me know what your score was down in the comment section. Out of 30 questions, how many questions did you get right? And if you want me to make any changes, the format of the video that I'm making for you guys, this is a new series, so I'm open for suggestion. Whatever you guys suggest in the comment section, I'll try to inculcate it in the videos coming up. So that would be all, guys. And all the best. Do like and share this video if you find it helpful. And if you're new out there, don't forget to subscribe to my channel. Thank you guys for watching. Bye-bye.